हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन अकेडमी पे। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम कवर कर रहे हैं कक्षा 10वीं का NCERT विज्ञान का चैप्टर 8। और चैप्टर 8 के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं जीव जनन कैसे करते हैं। चैप्टर का यह पार्ट 5 है। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 कवर कर रखे हैं, जिसमें से हमने लैंगिक जनन, आलैंगिक जनन, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, पुष्पों में एक लिंगी, उभयलिंगी, स्वपरागन, परपरागन, परागन किसे कहते हैं, बीजांड, द्विखंडन, बहुखंडन, बीजाणु, पुनरुद्भवन, कायिक प्रवर्धन, बीजाणु और मुकुलन, हाइड्रा में मुकुलन, ये सब के बारे में चर्चा कर लिए हैं। और फाइनली अब हम बात करने वाले हैं कि अगर क्या होता है जब मादा में निषेचन की क्रिया नहीं होती है, तब उस दौरान क्या प्रोसेस होता है और उस दौरान क्या होगा। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है हमारा मेन टॉपिक, क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता है। तो निषेचन, युग्मनज, युग्मक, अंडाणु, शुक्राणु, मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र के टॉपिक के ऊपर में हमने इस सब के बारे में आपको डिटेल में बताया है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता है। तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि अगर अंडाणु और शुक्राणु के मिलने के बाद निषेचन की प्रक्रिया हो गई, ठीक है, तो एक जाइगोट बनता है ना, जिसे हम लोग युग्मनज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग्मनज। युग्मनज। और यही युग्मनज आगे चल के भ्रूण का रूप लेती है, और यह भ्रूण कुछ अवधि के बाद यह भ्रूण किसमें, शिशु में परिवर्तित हो जाते हैं। इसको हमने अच्छे से समझा है और बारीकी से समझा है, ठीक है। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्या होगा अगर निषेचन की क्रिया नहीं होगी। तो सिंपल वे में मैं बोलूँ तो निषेचन की क्रिया अगर नहीं होती है तो ना ही युग्मनज बनेगा और ना ही भ्रूण बनेगी और ना ही फिर शिशु का निर्माण होगा। साफ भाषा में बोलें, आसान भाषा में बोलें तो गर्भ का धारण नहीं हो पाएगा और जो मादा हैं वह माँ बनने से वंचित रहेंगी, है ना। तो उसको नेक्स्ट अवधि के लिए टाल दिया जाएगा। यहाँ पे समझिए कि अगर निषेचन नहीं हुआ तो क्या सिर्फ गर्भ का धारण नहीं होगा या फिर और भी क्रियाएं होती है? और भी क्रियाएं होती है। क्या होती है समझिए। सबसे पहले निषेचन अगर नहीं होता है तो क्या होता है ना कि गर्भ का जो मांसल भित्ति होती है अंदर की, वो क्या होती है कि निषेचन के दौरान क्या होती है, थोड़ी सी मोटी हो जाती है, एक मोटी परत बना लेती है। क्यों? क्योंकि गर्भाशय को लगता है कि निषेचन की क्रिया होने वाली, तो ये गर्भाशय भी तैयार रहती है, जिसके कारण यह गर्भाशय जो है सो वह भी मोटी परत एक बना लेती है, ठीक, मोटी परत बना लेती है। ये तैयार रहती है किस बात के लिए कि अगर निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है तो फिर भ्रूण का पोषण हमें ही करना है ना, इसलिए ये आपस में क्या होती है, मोटी हो जाती है और तैयार हो जाती है। और अभी थोड़ा दिखाता हूँ मादा जनन तंत्र को। देखिए, सबसे पहले जब शुक्राणु इसमें छोड़ा जाता है तो क्या होता है, शुक्राणु इस गर्भाशय से होते हुए, अंडवाहिनी से होते हुए यहाँ पे आती है, और यहाँ जो है सो मादा नर जनन तंत्र का ये अंडाशय है। अंडाशय क्या करता है, 1 महीने में एक अंडा मोचन करता है, ठीक। यौनारंभ के बाद यह प्रक्रिया आरंभ हो जाती है और प्रत्येक माह एक अंडे का मोचन करती है। कौन? मादा जनन तंत्र का अंडाशय 1 महीने में एक अंडे का मोचन करती है, और यह प्रक्रिया जो है सो यौनारंभ के बाद आरंभ हो जाती है, ठीक। अब देखो, जब भी इसको शुक्राणु मिलेगा तो यहाँ पे शुक्राणु आके इस अंडवाहिका में, जिसे हम लोग इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, यहाँ पे आने के बाद वह मिलेगी। मिलने के बाद जो प्रोसेस होती है, मिलने की प्रक्रिया जो होती है, उसे हम लोग निषेचन कहते हैं। मतलब निषेचन होगा, उसके बाद युग्मनज बनेगा, और यह युग्मनज फिर से यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आके ठहर जाएगा। ठहरने के बाद इसे हम लोग भ्रूण कहते हैं ना। भ्रूण को फिर पोषण मिलना शुरू होगा, पोषण से फिर शिशु, शिशु से फिर बच्चे के रूप धारण कर लेगी और फिर उसका इस दुनिया में जन्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको ये समझना है कि यह जो प्रक्रिया है, यौनारंभ के बाद मादा जनन तंत्र का अंडाशय हर महीने एक अंडे का मोचन करती है। और देखिए, जब मोचन करेगी तो अंडा तो इसका तैयार रहेगा, और इस दौरान
अंडा तैयार होने के दौरान जब अंडा यहाँ पे आता है तो ये जो गर्भाशय आप देख रहे हैं, ये गर्भाशय की साइड वाली जो भित्ति है वो भी तैयार रहती है। उनको लगता है कि निषेचन अगर हो गया तो यहाँ पे भ्रूण आएगा और भ्रूण को पोषण देना है हमको, और ये मेरा प्राथमिक काम है। तो ये क्या है, गर्भाशय अपने आप में एक मोटी भित्ति बना लेती है मांसल संरचना वाली। ठीक, अब देखिए ये भित्ति बना ली, लेकिन निषेचन की क्रिया हुआ नहीं। निषेचन की क्रिया जब नहीं हुआ तो ये बेकार हो जाती है। ठीक, और बेकार जब हो जाती है, इसकी जो संरचना मोटी परत बनाई है बेकार जब हो गई, जैसा कि मैं आपको दिखा रहे थे, बेकार जब हो गई तो क्या ये गर्भाशय इसी तरह रहेगा? नहीं, ये जो है सो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे टूट कर ये क्या है, धीरे धीरे टूट कर यहाँ से टूटकर इस ग्रीवा से होते हुए योनि मार्ग से रुधिर यानी कि ब्लड, खून और म्यूकस के रूप में इसी रास्ते से बाहर आ जाएगी। यह प्रक्रिया प्रत्येक माह के 28वें दिन में होता है। ठीक है, जिसे हम लोग ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। इंग्लिश में अगर कहें, अपनी भाषा में अगर बोलें तो हम लोग इसे पीरियड्स के नाम से जानते हैं। क्या? पीरियड्स के नाम से। बात समझ में आया? यह जो है सो महिलाओं में 28 दिन का दौरा रहता है, और पीरियड्स के दौरान यह जो प्रक्रिया चलती है, टूट कर ये जो निकलता है, इसे हम लोग पीरियड्स कहते हैं। तो ये पीरियड्स होता कैसे, ये भी बात आपको समझ में आ गया। रजोधर्म किसे कहते हैं, ये भी बात आपको समझ में आ गया। मैं कोशिश करता हूँ आपको एक बार और समझाने का। देखिए, समझिए कि पीरियड्स होते क्या हैं, रजोधर्म होते क्या हैं, ऋतुस्राव क्यों होता है, ठीक है, और मानसिक चक्र क्या होता है। देखिए यहाँ पे 4 नाम हैं और चारों का मतलब एक ही है। सबसे पहला तो ऋतुस्राव, दूसरा रजोधर्म और तीसरा मासिक चक्र। और इन तीनों को मिला के हम लोग अपनी भाषा में पीरियड्स कहते हैं ना। ये इंग्लिश वर्ड है पीरियड्स। ठीक है, तो ये होता क्यों है और कब कब होता है। देखिए, यौनारंभ के बाद यानी कि 12 या 13 वर्षों के बाद यह प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है महिलाओं में। अब यहाँ पर देखिए, यह जो है सो यौनारंभ के बाद मादा जनन तंत्र का ये जो अंडाशय है, प्रत्येक माह में एक अंडा का मोचन करता है, मतलब एक अंडा स्रावित करता है, एक अंडा यहाँ पे निर्माण होता है। और यह अंडा क्या है, प्रत्येक माह फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, क्योंकि इनको तैयार रहना होता है कि क्या पता कब शुक्राणु आ जाए, कब हमें निषेचित करके इसको गर्भ धारण करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए अभी हम लोग समझ लिए थे कि निषेचन की प्रक्रिया होती है तो शिशु का निर्माण होता है। कैसे? सो पहले भ्रूण बनता है, फिर युग्मनज, फिर भ्रूण और फिर से बेबी। ठीक, अब मान लीजिए नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे जैसे ही अंड बनेगा ये फैलोपियन ट्यूब में आएगा। फैलोपियन ट्यूब में जैसे ही आएगा तो ये गर्भाशय जो है सो अपने आप में तैयार रहता है कि क्या पता निषेचन की क्रिया हो जाती है। फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, समझिए। फिर से क्या पता अगर निषेचन की क्रिया हो गई तो भ्रूण बनेगा, और भ्रूण के विकास के लिए हमें तैयार रहना है। तो ये जो गर्भाशय है ये आपस में एक भित्ति बना लेती है, जो कि भ्रूण के पोषण में काफ़ी मदद करती है। कुछ इस टाइप की भित्ति बना लेगी, मांसल संरचना वाली भित्ति। अब देखिए, निषेचन की क्रिया तो हुआ नहीं, तो निषेचन की क्रिया जब नहीं होती है तो इस भित्ति का भी काम नहीं है। बात समझ में आ रहा है? देखिए, निषेचन की क्रिया होती तभी तो भ्रूण के विकास के लिए पोषण की जरूरत पड़ती थी। अब जब भ्रूण ही नहीं रहा तो पोषण किसको देगा ये? इसीलिए ये जो मांसल संरचना वाली जो भित्ति बनी है गर्भाशय के अंदर, वो क्या होगा, बेकार हो जाएगा। और बेकार होने के बाद इसका कुछ काम नहीं रहेगा, तो ये क्या होगा, ये टूटना आरंभ कर देगा। ठीक है, और यह टूटते टूटते लगभग 25 से 26 दिन का समय लगता है। और जो 28वां दिन आता है तो उस दिन जो है सो ये पूरा का पूरा टूट के ग्रीवा से होते हुए योनि मार्ग से बाहर आ जाता है। किस रूप में? म्यूकस या फिर रुधिर के रूप में, जिसे हम लोग ऋतुस्राव कहते हैं या फिर रजोधर्म के नाम से जानते हैं। आम भाषा में हम पीरियड्स बोलते हैं। ठीक, तो यह प्रक्रिया जो होती है 28 दिन की होती है, इसे हम लोग मानसिक चक्र कहते हैं। यह जो टूट कर निकलने की प्रक्रिया होती है प्रायः 3 दिन तक रहती है, और बहुत से रेयर केसों में 6 दिन तक भी देखा जाता है। और अगर देखा जाए तो ज़्यादा कर लेंगे तो 1 सप्ताह तक यह प्रक्रिया चलती है। इस प्रक्रिया के दौरान महिलाओं के एब्डोमेन में यानी कि पेट में कुछ दर्द का भी उसको सहन करना पड़ता है, क्योंकि यह टूटने की प्रक्रिया थोड़ी सी दर्द देती है। तो ये आम प्रॉब्लम है और बहुत ही अच्छी बात है ये, क्योंकि इसका टूटकर बाहर निकलना ही अच्छा है, क्योंकि निषेचन तो हुआ नहीं। तो आशा करते हैं यह प्रोसेस आपको समझ में आया होगा और
अगर समझ में आया है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, बस हम लोग लाइक के भूखे हैं। अगर आपको कोई समझने में त्रुटि है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये हम समझ गए निषेचन नहीं होता है तब तो क्या होगा, और ऋतुस्राव क्या होता है, रज्जो निवृत्ति क्या, रज्जो धर्म क्या होता है, पीरियड्स किसे कहते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे, मैं आपसे यही आशा करता हूँ, और एग्ज़ाम में भी आप इसका आंसर लिख पाएंगे। आगे क्वेश्चंस मिलेंगे आपके इस पर कि रज्जो निवृत्ति रज्जो धर्म किसे कहते हैं, रज्जो निवृत्ति नहीं, रज्जो धर्म और पीरियड्स। अब देखिए थोड़ा मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ कि यहाँ पे आखिर लिखा क्या है, ठीक है। तो इसको आप खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने जो बताया है वही लिखा हुआ। देखिए, अंड कोशिका का निषेचन नहीं हो तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है। कौन? अंडा। क्योंकि अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड का मोचन करता है। यह निषेचित अंड की प्राप्ति है तो गर्भाशय भी प्रति माह तैयार रहती है। यही मैंने कहा ना कि प्रति माह निषेचन के लिए प्रति माह तैयार रहती है। अतः इसकी अंतः भित्ति मांसल एवं स्पंजी हो जाती है। यह अंड के लिए अंड निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक है, परंतु निषेचन ना होने की अवस्था में इस परत की भी आवश्यकता नहीं रहती है। अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है। इस चक्र में लगभग 1 मास का समय लगता है, मीन्स 28 दिन आप बोल सकते हैं पूरा परफेक्ट। 1 मास का समय लगता है तथा इसे ऋतुस्राव अथवा रज्जो धर्म कहते हैं, आम भाषा में पीरियड्स कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 2 से 8 दिन की होती है, जैसा कि मैंने कहा आपको आम भाषा में, और आपको मैंने पढ़ के भी सुना दिया। तो आशा करते हैं अब आपको पीरियड्स के बारे में कन्फ्यूजन नहीं होगा, और क्यों होता है आप इस बात को समझे होंगे। खास करके जो मेरे बहनें हैं, जो मेरे स्टूडेंट लाइफ में आप अभी हैं, तो इस चीज़ को आप समझ लें, ठीक है। भाई बहन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस चीज़ को समझें कि हमारे अंदर जो प्रोसेस होती है, अगर हम उसी के बारे में नहीं जाने तो ये मेरे लिए शर्म की बात है, और जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए तो और भी ज़्यादा। तो आशा करते हैं इस चीज़ को आप समझे होंगे, और जो भी मेरी बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब जो अगला टॉपिक है वो है जन स्वास्थ्य, ठीक है। इसमें हमको यही मेनली पढ़ना है कि अगर देखिए जो भी मादा या महिलाएं, स्त्री संतान की प्राप्ति के बाद, संतति के प्राप्ति के बाद वह क्या होती हैं, उन्हें एक निश्चित अवधि के दौरान उन्हें स्थगित करना चाहती हैं। बहुत से क्रियाओं ऐसी हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो इस जनन स्वास्थ्य के टॉपिक में हम यही जानेंगे कि इन्हें हम रोकें कैसे, ठीक है। कि एक समय ऐसा आता है जब संतति की चाहत पूर्ण हो जाती है, और संतति की प्राप्ति के बाद इन्हें रोकना भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो हम यहाँ पे इस टॉपिक में देखिए, मैंने कुछ हाइलाइटेड बिंदुओं को हाईलाइट कर दिया है, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप इस पूरे बुक को रीडिंग मार लें, और इस पेज को तो ज़रूर मारें रीडिंग, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ ही पॉइंट को यहाँ पे कवर किया है। जैसा कि देखिए यहाँ पे कुछ रोग हैं, जैसे कि यहाँ पे गोनोरिया, सिफिलिस, वायरस संक्रमण जैसे HIV, एड्स। तो ये एड्स होते क्या हैं? देखिए बहुत सारे मामलों में एड्स क्या होते हैं। देखिए लैंगिक जनन के दौरान अगर नर किसी पर मादा के साथ अगर अंडाणु और शुक्राणु का मिलन के दौरान निषेचन की प्रक्रिया अगर आरंभ कर लेते हैं, और फिर वही प्रोसेस किसी अन्य पर्सन के साथ अगर होता है, तो वहाँ पर HIV एड्स होने की संभावना होती है, ठीक है। तो इस बात का भविष्य में ध्यान रखें तो हमारे लिए बेहतर है। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंटों में दिया गया है कि अगर इन रोगों से बचा कैसे जाए, है ना। तो इन रोगों से बचने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। संचरण रोग निरोध संभव है, ये सब यहाँ पे मैंने पॉइंट कवर कर रखे हैं, आप एक बार इसको ज़रूर पढ़ें। यहाँ पे थोड़ा मैं पढ़ देता हूँ। यह गर्भरोधी तरीके अनेक प्रकार के हो सकते हैं। एक तरीका यांत्रिक अवरोध का है, जिससे शुक्राणु अंड कोशिका तक
ना पहुंच सके। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है गर्भ को रोकना है, गर्भ धारण को रोकना है। तो उसकी क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, गर्भ निरोध के या फिर गर्भ निरोधक के 2-3 उपाय बताएं, है ना। तो कॉपर टी का ये एक प्रयोग किया जाता है, ये महिलाओं में होता है। और गर्भ धारण के रोकने के लिए कुछ अन्य युक्तियाँ हैं, जैसे कि लूप अथवा कॉपर टी, ये महिलाओं के लिए है। ये महिलाओं के योनि में हस्तांतरित करके उसे वहाँ पे सेट कर दिया जाता है, इससे गर्भधारण को रोका जा सकता है। और गोली के रूप में भी आप ले सकते हैं। तो ये सब प्रोसेस है। अब हम थोड़ा सा इसको आप खुद से पढ़ लें, ठीक है, बहुत अच्छा है, इसका नॉलेज लेना लाभदायक है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको पढ़ने का सलाह देंगे, उसके बाद हम चलेंगे अभ्यास के प्रश्नों के ऊपर। और अभ्यास के प्रश्न आपको तभी समझ में आएगा जब ये वाला पेज आप पूरा पढ़ लें, ठीक है। आपसे मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार ये बुक को आप जरूर पढ़ें, इस पेज को जरूर पढ़ें, क्योंकि अभ्यास के प्रश्न को समझने के लिए यहाँ से क्या होता है, जब निषेचन नहीं होता, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पेज का है, ज़्यादा नहीं है, यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ लें, ठीक है। तो अभ्यास का जो प्रश्न है आपको बेहतर से बेहतर समझ में आएगा, ठीक। यहाँ तक हमने कवर कर लिया है, डब्बा वाले 3 प्रश्न कवर कर लिए हैं। अब हम अभ्यास के प्रश्न देखते हैं कि अभ्यास के प्रश्न में हमें क्या देखने को मिलता है और क्या देखने को नहीं मिलता है। अच्छा, ये जो सर होता है डब्बा में आपने क्या सीखा, इसका मतलब क्या है? तो देखिए, इसका मतलब ये है बच्चों कि जो भी हमने अभी बुक में पूरा पढ़ा है उसका शॉर्ट यहाँ पे निकाल के दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये हम लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा से यहाँ डिफाइन करके दिया हुआ रहता है, आधा से ज़्यादा आंसर यहाँ पे दिए हुए रहते हैं, ठीक। जैसे कि गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाकर गर्भधारण रोका जा सकता है, गर्भ निरोधक गोलियाँ, कॉपर टी तथा अन्य युक्तियाँ इसके उदाहरण हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे आंसर दिए हुए रहते हैं, ठीक है। अब हम आ गए हैं अभ्यास के प्रश्न के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हम कोई क्वेश्चन नहीं बोलेंगे अनइम्पॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। तो इसकी तैयारी आपको बेहतर से बेहतर करना है। आइए प्रश्न के ऊपर बिना देरी किए अभ्यास का प्रश्न देखते हैं हम। तो फाइनली हम आ गए हैं अभ्यास के प्रश्न के ऊपर और देखते हैं अभ्यास के प्रश्न में क्या देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम बोल रहा है बुक से करें, बुक देखें, देखते हैं बुक में हमें क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे है बुक में 3 जो प्रश्न हमें देखने के लिए मिल रहा है वो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, 1 नंबर के प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आशा करेंगे कि आप इसे कर पाएंगे खुद से पढ़ के, क्योंकि पूरे डिटेल में हमने चर्चा की है। यहाँ पे बोला है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो हाइड्रा में होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रा ऑप्शन नहीं है। हाँ देखिए, अमीबा है, ईस्ट है, प्लाज्मोडियम है और लेशमानिया है, लेकिन हाइड्रा है क्या? नहीं है। पीछे मैंने आपको पढ़ाया है कि मुकुलन। आइए हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए, यह जो है वो हाइड्रा में मुकुलन है, ठीक है, ये जो है हाइड्रा में मुकुलन, तो यह ऑप्शन में तो है ही नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमीबा, ठीक है। क्या हो जाएगा? अमीबा। अमीबा इसका राइट आंसर है। अब देखिए, जो प्रश्न नंबर 2 है वो है निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? इस प्रश्न के ऊपर हमने ऑलरेडी बात कर रखे हैं। जिस समय मैं मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र को करवा रहा था उस समय मैंने आपको कहा था कि सारे मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र को आप अच्छे से कर लें, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और वैसा ही हुआ। निम्न में से कौन मानव मादा जनन तंत्र नहीं है, मतलब कि सभी पुरुष के होंगे और एक ठो सभी मादा जनन तंत्र होंगे और एक पुरुष का होगा, तो हमें वही छांटना है। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है अंडाशय, फिर है गर्भाशय, शुक्रवाहिका और डिंबवाहिनी। अगर आपको इसका आंसर पता लग चुका है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने आपको पहले पढ़ाया है। देखिए, यहाँ पे है नर जनन तंत्र के अंग, हमें मादा जनन तंत्र के अंग देखने हैं। देखिए, तो यहाँ है मादा जनन तंत्र के अंग। तो सबसे पहले है अंडाशय, देखते हैं ऑप्शन में अंडाशय है क्या। तो ये है मादा जनन तंत्र, तो अंडाशय है, मतलब ये मादा जनन तंत्र है। फिर है अंडवाहिका, तो अंडवाहिका इसमें है क्या? नहीं है। फिर है गर्भाशय, तो गर्भाशय भी है मादा वाला। और फिर है शुक्रवाहिका, तो शुक्रवाहिका इसमें कहीं का, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, ग्रीवा। और इधर है क्या? योनि, और ये है डिंबवाहिनी। तो डिंबवाहिनी है क्या? है। लेकिन शुक्रवाहिका जो है सो वो शुक्रवाहिका जो है इसमें नहीं है, है ना।
तो यही जो है सो शुक्रवाहिका इसमें नहीं है, मतलब वो पुरुष वाला जनन तंत्र का एक अंग है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सही। क्या बोला है, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, मतलब पुरुष वाला है। तो ये शुक्रवाहिका वो क्या है, पुरुष वाला। बात समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में क्या होते हैं, तो परागकोश में ब्राह्मदल, अंडाशय, अंडप या फिर परागकण। तो मैंने आपको डिटेल में बताया है फुल वाले टॉपिक में कि परागकोश में परागकण होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। देखिए इस वाले टॉपिक में मैंने आपको क्लियर करवाया था कि परागकोश में क्या होते हैं। तो ये देखिए, ये जो आपको ये है परागकोश है ये वाला, और इसके बीच में छोटे छोटे कण है वो क्या है, परागकण है। तो देखिए क्वेश्चंस कहाँ से बन जाते हैं, है ना। तो सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसीलिए आशा करते हैं ये चीज़ भी आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जाने से पहले हम उसी से रिलेटेड आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन है लैंगिक व अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। वहाँ पर देखिए किस प्रकार भिन्न है, सो पूछा था क्वेश्चन नंबर 4 में, और उसी से रिलेटेड कुछ घुमा फिरा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो टेंशन नहीं लेना है, मैंने भी क्वेश्चन को घुमा के आपको इसका आंसर करवा दिए हैं। देखिए समझ लीजिए सिर्फ इसको। तो जब भी अंतर पूछता है तो हम कॉपी को 2 भागों में बांट देते हैं, और जिसके बारे में पूछता है एक भाग इधर लिखते हैं और एक भाग इधर लिखते हैं। तो इधर मैंने लैंगिक जनन को लिया है और इधर अलैंगिक जनन को लिया है। लैंगिक जनन क्या होते हैं, अलैंगिक जनन क्या होते हैं, आप इससे भली भांति परिचित हैं। अब देखिए जो पॉइंट नंबर पहला है उसे हम देखते हैं। लैंगिक जनन, इसमें नर एवं मादा दोनों जीवों की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप जानते हैं, सिंपल सी बात है, रटना नहीं है, समझना है। इसमें दोनों में से केवल एक की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन में हम जैसे जानते हैं टूट के ये जन्म की प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट, इसमें निषेचन क्रिया के दौरान संतति का निर्माण होता है। निषेचन होगा तभी संतति का निर्माण होता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई बात नहीं होता है। इसमें बिना निषेचन के संतति का निर्माण हो जाता है। क्लियर हो रहा है। लेक्चर वाले वीडियो में आप देखेंगे तो आपको आसानी से क्लियर हो रहा होगा। लिखना कैसे है आप देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट, इसमें जटिल संरचना वाले जीव भाग लेते हैं। जटिल संरचना मतलब मनुष्य हो गए, जानवर हो गए, ये सब क्या है, जटिल संरचना वाले जीव हैं। इसमें कम जटिल संरचना वाले जीव भाग लेते हैं। कम जटिल संरचना वाले जीव मतलब जिसमें विशेष क्रियाओं के लिए विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं, उसे हम लोग कम जटिल वाले बोलते हैं। इसके अंतर्गत जीवाणु, जितने बैक्टीरिया बोल सकते हैं, जीवाणु बोल सकते हैं, प्रोटोजोआ, लैमिनेरिया, लेशमानिया, यीस्ट, अमीबा इत्यादि, ये सब क्या है, कम जटिल प्रक्रिया वाले जीव हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऋतुस्राव अथवा रज्जोधर्म क्या है। तो इसको मैंने बुक के ऊपर डिटेल समझाया, यहाँ भी समझ लेते हैं। मादा में निषेचन ना होने की अवस्था में गर्भाशय की बनी परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में बाहर आ जाती है। इस चक्र में 28 दिन का समय लगता है, अतः इसे ऋतुस्राव या रज्जोधर्म कहते हैं। ठीक है, चिपचिपा पदार्थ होता है। यहाँ पर समझिए कि लिखना कैसे है बस, क्योंकि आप आम भाषा में इसे समझ चुके हैं। कुछ टॉपिक है यहाँ पे, ये जो आप ये टॉपिक है समझिए इसको। लैंगिक जनन के दौरान होने वाले रोग। तो देखिए जब भी लैंगिक प्रक्रिया होती है तो उसमें कुछ खतरा बना रहता है कि कुछ रोग हो सकते हैं ना। तो ये बहुत रेयर केसों में देखा जाता है, प्रायः ये रोग होते नहीं हैं। तो सबसे पहले बैक्टीरिया जनित रोग, जो कि बैक्टीरिया अगर रोग होगा तो वो गोनोरिया और सिफिलिस जीवाणु नामक से होगा। ठीक है, गोनोरिया होगा, गोनोरिया और सिफिलिस। बैक्टीरिया जनित रोग गोनोरिया और सिफिलिस के कारण होता है। वायरस जो होता है, वायरस जनित रोग, वो होता है एड्स, कैंसर और हर्पीज के द्वारा। एड्स के बारे में जानते हैं आप भली भांति। प्रोटोजोआ जनित रोग है क्या, ट्राइकोमोनिएसिस।
ट्राइकोमोनियासिस, यह है प्रोटोजोआ रोग। तो ये पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन हमको लगा आपको पता होना चाहिए तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अगला टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बनेंगे अभी आगे आपके अभ्यास के प्रश्न में। यहाँ पे दिया है संतति नियंत्रण के उपाय। देखिए संतति नियंत्रण के क्या उपाय होने चाहिए ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यह एक अवधि ऐसी आती है जब यह जरूरी हो जाती है। तो संतति नियंत्रण के बहुत सारे उपाय हैं, जिनमें से पहला जो है सो प्राकृतिक विधि है। प्राकृतिक विधि के अंदर हमें क्या करना होता है वो देखिए। और फिर दूसरा है यांत्रिक विधि। तो सबसे पहले प्राकृतिक विधि के बारे में बात कर लेते हैं। प्राकृतिक विधि, ऋतुस्राव या रज्जोधर्म मानसिक चक्र संपन्न होने के बाद यदि वहाँ से 14 दिन तक संभोग की क्रिया ना की जाए तो बिना कोई दवाई लिए प्राकृतिक तरीके से निषेचन की क्रिया रोकी जा सकती है। हाँ, इसको आप खुद से पढ़िए एक बार और आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब दूसरा है यांत्रिक विधि। क्या है? यांत्रिक विधि। आइए जानते हैं यांत्रिक विधि में हमें क्या करना होगा। इसमें पहला नंबर नहीं होगा, ये मिस्टेक हुआ है यहाँ, तो इसको आप कट कर दें। और जो यहाँ पहला है निरोध धारण करके, यह मेल में होता है, ये मेल धारण करते हैं ना, ये निरोध धारण करके आप कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, संतति का नियंत्रण किया जा सकता है। और एक होता है लूप, जिसे हम लोग कॉपर टी कहते हैं, ये महिलाओं में धारण किया जाता है, इसके द्वारा भी संतति नियंत्रण किया जा सकता है। तीसरा है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में क्या है, इसमें गर्भ निरोधक गोलियां खाकर महिलाएं जो है सो संतति का नियंत्रण कर सकती हैं रासायनिक विधि के अंदर। और जो चौथा है शल्य चिकित्सक विधि। शल्य चिकित्सक विधि से क्वेश्चंस बन जाते हैं हमारे। शल्य चिकित्सक विधि के अंदर होता क्या है, इसमें नसों को सील करके बंद कर दिया जाता है। ठीक है, कौन से? अंडवाहिका को और शुक्राणुवाहिका को। ठीक है, तो यहाँ पे स्त्री नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। सीधा सीधा क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, स्त्री के नसबंदी को क्या कहते हैं? तो ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। और पुरुष के नसबंदी को क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी कहते हैं। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इसलिए मैंने आपको रेड पेन में आपको आंसर लिख के दिखाया है ताकि आप इसे इम्पोर्टेंट समझें। ठीक। और पांचवा है अनइम्पोर्टेंट सामाजिक जागरूकता। ये आप लिखें या ना लिखें ये मतलब नहीं है, क्योंकि ये उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप 4 याद रखेंगे। ठीक। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परागन एवं निषेचन में क्या अंतर है? तो परागन एवं निषेचन में अंतर क्या है? फिर एक अंतर वाले प्रश्न आ गए हैं, तो अब पेजेस को 2 भागों में बांटेंगे, एक भाग इधर एक भाग इधर, और पहले वाले अंतर को इधर लिखेंगे दूसरे को इधर लिखेंगे। तो ये हो गया परागन और ये हो गया निषेचन। तो अगर आपने लेक्चर 2 वाला वीडियो देखा होगा तो परागन के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, और लेक्चर 3, 4 देखा होगा तो आपको निषेचन के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आइए इसका पहला पॉइंट हम देखते हैं क्या होता है। परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागकण कहलाता है। इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ें, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ है अंडाणु एवं शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। या तो हमें घोल के पिला दिए हैं सर, ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, नहीं बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए पॉइंट नंबर जो दूसरा है वह है परागकणों को वर्तिकाग्र तक ले जाने के लिए माध्यमों की ज़रूरत होती है। ठीक, निषेचन प्रक्रिया में माध्यम स्वतः बना होता है। तो ये एक दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर, अच्छा इसमें माध्यम क्या बना होता है? ले जाने के लिए माध्यमों की जरूरत है। कौन ले जाता है? वर्तिकाग्र से वर्तिका तक परागकणों को कौन ले जाता है पता है? हवाओं के द्वारा जाता है या फिर कीट पतंग ले जाते हैं। क्लियर? और इसमें तो रास्ता बना रहता है। तीसरा पॉइंट है इस प्रक्रिया में परागकणों की बहुत अधिक बर्बादी होती है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए परागकण को कौन ले जाते हैं? हवाएं ले जाती है, कीट पतंग ले जाते हैं। देखिए हवा ले जाती है तो बहुत सारे कण जो है सो नीचे गिर जाते हैं, और कीट पतंगों के पैर में अगर चिपक के जाते हैं तो वो जब उड़ते हैं तो बहुत सारे परागकण नीचे गिर जाते हैं। दूसरे पौधों में बैठने के दौरान बैठते हैं तो वहाँ पर कुछ ही पहुँच पाते हैं। तो इसमें परागकणों की क्या है, बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है। इस प्रक्रिया में युग्मकों की बर्बादी ना के बराबर होती है। बात क्लियर हुआ?
युग्मकों की बराबरी क्या होती है, ना के बराबर होती है इसकी बर्बादी। क्लियर, परागकण और निषेचन में अंतर। अब हम आते हैं अभ्यास के प्रश्न के ऊपर, और अभ्यास के प्रश्न 4 में हम देखते हैं हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं। तो देखिए आंसर, लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की क्रिया में एकल जीव ही भाग लेते हैं, जिस कारण संतति में बहुत कम विभिन्नताएं देखने को मिलती है। एक ये घाटा है, कहने का मतलब ये है अलैंगिक जनन क्या होता है। देखिए, एक ये कोशिका है मान लीजिए, और ये आपस में दो भागों में टूट के दो संतति का निर्माण कर लिया, तो ये कोशिका और ये कोशिका सेम दिखेंगी, है ना। तो इसमें हम अंतर नहीं कर पाएंगे कौन मंगरा है और कौन बुधना है, तो ये घाटा है। लेकिन लैंगिक जनन में अजीब लग रहा है। लैंगिक जनन में क्या है, लैंगिक जनन में जब भी कोई संतति जन्म लेती है तो उसमें कुछ ना कुछ अंतर होता है। थोड़ा सा नाक बड़े होते हैं या फिर कान छोटे होते हैं, फेस का रंग बदल जाता है, तो ये लैंगिक जनन का फ़ायदा है। अगर लैंगिक जनन में भी सब एक जैसे दिखते तो सभी लोग आज के डेट में एक जैसे होते, जैसा चेहरा माँ का वैसा भी बेटी का। तो कहने का मतलब थोड़ा सा तो अंतर होता है, जिस प्रक्रिया के दौरान हम पहचान सकते हैं कि ये छोटी बहन और ये बड़ी बहन है। बात क्लियर हुआ। देखिए लैंगिक जनन में वही लिखा है, लैंगिक जनन प्रक्रिया में नर एवं मादा भाग लेते हैं, जिससे माता एवं पिता दोनों के गुण संतति में उत्पन्न होते हैं। यही लाभ हैं लैंगिक जनन के। देखिए, माता और पिता का गुण संतति में आएगा तो ऑब्वियसली एक नया जीव बनता है, इसीलिए इसमें एक ये फायदा है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, मानव में वृषण के क्या कार्य हैं। तो वृषण कहाँ स्थित होता है, किस रूप में होता है, वह आप जान चुके हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ बुक में। देखिए, ये जो दिख रही है अंडानुमा संरचना, ये है वृषण। इसका काम है मेनली क्या, हार्मोन स्रावित करना। ठीक, अब देखते हैं इसका आंसर हम कैसे देख सकते हैं। मानव में वृषण के निम्नलिखित कार्य हैं। अच्छा ठीक है, देखते हैं क्या क्या कार्य है भाई। मानव में वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करता है। 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का यहाँ से बनेगा कि मानव वृषण या पुरुष वृषण या पुरुष के द्वारा कौन से हार्मोन का स्रावन किया जाता है। तो याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन। बात क्लियर। ठीक, ये है पहला कार्य। दूसरा कार्य है मानव वृषण नर जनन कोशिका शुक्राणुओं का निर्माण करती है। क्लियर, तो ये चीज़ हम पहले जान चुके हैं कि नर के हार्मोन्स को शुक्राणु बोलते हैं और मादा हार्मोन को अंडाणु बोलते हैं। ठीक, तीसरा अंतर है वृषण से स्रावन होने वाला हार्मोन लड़कों में यौवनारंभ के लक्षणों का भी नियंत्रण करती है। तो एक ये लाभ है कि इसमें एक यह कार्य भी है कि हमें यौवनारंभ के लक्षणों को नियंत्रण भी करता है। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋतुस्राव क्यों होता है। ऋतुस्राव क्यों होता है पीछे करवा चुके हैं, तो इसका हम एक्सप्लेन भी आपको किए हैं। ऋतुस्राव होता क्यों है, क्योंकि माँ की जो गर्भ है वो मोटी हो जाती है, लेकिन निषेचन की क्रिया जब नहीं होती तो वही गर्भ जो है तो टूट जाती है, और इसे टूटने में पूरे 28 से 30 दिन का समय लगता है, और वही म्यूकस व रुधिर के रूप में जब बाहर आता है उसी प्रक्रिया को ऋतुस्राव या रजोधर्म या फिर पीरियड्स कहते हैं। इसके हम अच्छे से समझ चुके हैं, और इसे आप खुद से भी लिख सकते हैं या फिर नहीं लिखेंगे तो मैंने आपको करवाया ऋतुस्राव क्या है उसी से आप समझ के लिख सकते हैं आराम से, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ आंसर में पीछे करवा चुके हैं। अब देखिए, पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। पेज नंबर 08 में देखें। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे बनाना है। तो ये है पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र। ठीक है, तो आपको भी इसी तरह कर लेना है। बहुत ही आसान है, सिंपल वे में आप समझ सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप यहाँ से एक ऐसे एरो खींचेंगे, फिर इधर से एक एरो खींचेंगे और यहाँ से होते हुए किधर उतार देंगे और ऐसे जिगजैग बनाते हुए उतरेंगे, और फिर यहाँ से नीचे हुए एक कली बनाएंगे और यहाँ थोड़ा सा इस टाइप को देंगे, और इधर पत्ते और इधर से ये, और थोड़ा थोड़ा पेंसिल से खींच के आप कर देंगे। अगर ये आपको ड्राइंग करना नहीं आता तो हमें कमेंट कर सकते हैं, एक
मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बता सकता हूँ करना कैसे है, थोड़ा सा मैं आपको बता दिया हूँ, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो 20 से 15 मिनट के अंदर आप ये बना लेंगे। ठीक है, आपके लिए बता रहा हूँ। और इसके कुछ नाम हैं, पुमंग, दलपुंज, बाह्यदल, दलपुंज, जायंग, ये मेन नाम है। असल में इसके स्त्री केसर, पुकेसर तो वो बुक में दिया हुआ, आप उसको भी लिख सकते हैं या फिर इतना ही लिख सकते हैं आप। इसके बारे में हमने आपको डिटेल बताया, इसको क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं ना। और इसमें स्त्री केसर और पुकेसर कहाँ रहते हैं, तो इसका भी मैंने आपको आंसर करवा दिया है। वीडियो को पॉज कीजिए और ड्राइंग कीजिए, या फिर आप बुक से भी देख के लिख सकते हैं, बुक से भी देख के इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं उसमें क्या है, या फिर आपको लास्ट में नोट करने के लिए मिलेगी, आप वहाँ से कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियाँ कौन सी है, मतलब गर्भ निरोधक, गर्भ निरोधक का मतलब होता क्या है सर, गर्भ ना धारण करने की विधि को गर्भ निरोधक बोलते हैं। समझ में आया, मतलब यदि कोई महिलाएं संतति को बढ़ावा नहीं देना चाहती हैं तो उन्हें गर्भ निरोधक कहते हैं, या फिर गर्भ को रोकना गर्भ निरोधक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए विभिन्न विधियाँ कौन सी है, सो पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। और यहाँ पे दिया हुआ है गर्भ निरोधक की विधियाँ निम्न हैं। गर्भ निरोधक की विधियाँ निम्न मतलब गर्भ को रोकने की विधियाँ निम्न है। क्या क्या है ये देखते हैं। तो सबसे पहले है प्राकृतिक विधि, पेज नंबर 16, यानी कि हम पीछे अभी करवा चुके हैं आपको कि प्राकृतिक विधि क्या है। सो देखिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि प्राकृतिक विधि अभी मैंने तुरंत किया है, और मैंने कहा है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसलिए है ना, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो प्राकृतिक विधि के अंदर यही चीज़ है, आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको मैंने पहले समझा दिया है। ठीक, क्लियर। दूसरा है यांत्रिक विधि। तो यांत्रिक विधि में क्या है, आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। इस विधि के अंतर्गत पुरुषों द्वारा निरोध का उपयोग तथा स्त्रियों में कॉपर टी का प्रयोग से गर्भाधारण को रोका जा सकता है। तो ये एक यांत्रिक विधि है, मशीनी तकनीक का उपयोग करके आप ये कर सकते हैं, है ना। मतलब ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा गर्भ निरोध किया जा सकता है, गर्भ को रोका जा सकता है। तीसरा है रासायनिक विधि। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पहले, लेकिन अभ्यास के प्रश्न का आंसर कैसे देना वही हम कर रहे हैं। अगर जब भी पूछे तो आपको ये 4 एक्सप्लेन कर देने हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं तीसरी विधि रासायनिक विधि। इसके अंतर्गत क्या देखने को मिलता है, रासायनिक विधि में महिलाओं के द्वारा गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग यानी कि सेवन करके गर्भाधारण को रोका जा सकता है। तो गर्भ निरोधक गोलियां भी आप ले सकते हैं और उससे गर्भ रोका जा सकता है, लेकिन ये इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो डॉक्टर के पास आप जब जाइएगा तो यही सलाह देंगे कि इस गोली का सेवन ना करें। तो आपको नॉलेज इस बारे में होना चाहिए, ताकि आप समाज में रहने वाले लोगों को या फिर उन लोगों की मदद कर सकें जिनकी इन्हें सहायता हो, क्योंकि पढ़े लिखे लोग की हर जगह मांग होती है इन सब के मामलों में। अब देखिए है चौथा जो है वो शल्य चिकित्सक विधि। तो इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया। शल्य चिकित्सक विधि क्या है, तो पुरुषों में शुक्रवाहिका नली एवं महिलाओं में अंडवाहिनी नलिका को बंद करके गर्भ निरोध किया जा सकता है। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस बन जाते हैं 1 नंबर के, पुरुषों के नसबंदी को क्या कहते हैं और महिलाओं के नसबंदी को क्या कहते हैं। तो इसको हमने पीछे बता दिया है, इसको आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 9, एक कोशिका एवं बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है। मतलब एक कोशिका नहीं, एक कोशिकीय होगा। एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है। तो अंतर जैसे पूछता है हम पेज को 2 भागों में बांट देते हैं। आइए देखते हैं इसका आंसर, बहुत ही सरल है। तो एक कोशिकीय जीव में अलैंगिक जनन होता है। जैसा कि आप जानते हैं एक कोशिका है अलैंगिक, यही जो है 2 भाग में आपस में जाके 2 नया जीव बना लेगा, इसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। एक कोशिका में यही जनन होता है। इधर देखेंगे पहला है बहुकोशिकीय जीवों में लैंगिक जनन होता है, बात खत्म। बहुकोशिकीय जीव मतलब जिसका शरीर एक से ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर बना है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे हम लोग, जानवर, पक्षी, ये सब क्या है, बहुकोशिकीय जीव हैं। दूसरा पॉइंट,
एक कोशिकीय जीवों में जनन अंग नहीं पाए जाते हैं। मतलब देखिए, जनन के अंग जो हैं सब विशेष रूप से होते हैं बहुकोशिकीयों में, लेकिन एक कोशिकीय में ऐसा कोई बात नहीं होता है। लेकिन अगर हम आएंगे इधर, बहुकोशिकीय जीवों में जनन अंग पाए जाते हैं ना, जनन अंग बहुकोशिकीयों में जीव पाए जाते हैं। मनुष्यों में, जानवरों में, इन सब में क्या है, ये सब क्या है, बहुकोशिकीय जीव है, इनमें क्या जनन अंग पाए जाते हैं। तीसरा अंतर, एक कोशिकीय जीव में जनन के लिए केवल एक जीव भाग लेते हैं। सिंपल सी बात है, उसको आलैंगिक जनन करना, आलैंगिक जनन में एक ही जीव तो भाग लेवे करते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में जनन के लिए नर एवं मादा दोनों जीव भाग लेते हैं। ये तो आप पहले से जानते हैं कि अगर बहुकोशिकीय जीव है तो वह जनन की प्रक्रिया लैंगिक करेंगे, और लैंगिक में दोनों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 10, ये अनइम्पोर्टेंट है, लेकिन मैंने सोचा एक अनइम्पोर्टेंट है तो क्यों ना इसको भी लिखवा ही देते हैं, ताकि मन में खटके ना। अब देखिए, जनन किसी स्पीसीज की समष्टि के लिए अस्थायित्व में किस प्रकार सहायक है। हम जानते हैं कि जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना। प्रतिकृति मीन्स जेरॉक्स कॉपी, ठीक है। जनन के दौरान बनने वाली डीएनए की प्रतिकृतियां एक जैसी होती है, लेकिन आधार मूल डीएनए का समरूप नहीं होती। इसीलिए संतति कोशिका समान होते हुए भी किसी न किसी बात में एक दूसरे से अलग होती है। जनन के समय घटित होने वाली यह विभिन्नताएं जैव विकास का आधार है, और इसी के कारण समष्टि अस्थायित्व होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मोस्ट वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई पे लगा लें। जो भी मैंने आपको वीवीआई बोला है उसे अब करके ही जाना है। यहाँ पे है, गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि महिलाएं गर्भ का निरोधक करती हैं, मतलब गर्भ को रोकती हैं। वो क्यों रोकती है, तो ऑब्वियसली बात है, जब संतति का शौक उनका पूर्ण हो गया है और संतति की परिपूर्णता समाप्त हो गई है, तो उनका यही फर्ज बनता है कि अब वो गर्भ को रोक दे, जिसे हम लोग आम भाषा में ऑपरेशन कहते हैं ना। तो इसका आंसर क्या होगा, यही पूछा, ये क्यों ज़रूरी है और ये इसके क्या कारण हो सकते हैं, रोकते हैं जो हैं, इसका क्या कारण हो सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये हम देखते हैं इसका आंसर, उसी में समझते हैं। बहुत ही आसान आंसर है इसका। देखिए, प्रजनन की क्रिया के द्वारा जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। प्रजनन मतलब जन्म, ठीक है। जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। प्रत्येक जीव को भोजन, वस्त्र, आवास इत्यादि की आवश्यकता होती है, परंतु परिवार में अधिक सदस्य होने के कारण सभी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करना असंभव हो जाता है। इसीलिए गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाना आवश्यक है। बात क्लियर हो गया, ठीक। अब होता है यहाँ पे अभ्यास के प्रश्न आपका समाप्त, लेकिन यहाँ पे एक और मैंने प्रश्न लिए हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 12, ये खुद से हम लिए हैं और छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल। क्या बोला है ये देखते हैं। लिखा है, जनन हार्मोन के नाम तथा कार्य लिखें। मतलब जन्म का जो हार्मोन है मनुष्यों में, उसका नाम लिखना है और काम भी लिखना है, नाम और काम दोनों। तो नर जनन हार्मोन के जो नाम है वो है टेस्टोस्टेरोन, इसको हमने पहले बताया है, और मादा जनन हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। एक नंबर के क्वेश्चंस दोनों में दोनों बन सकते हैं, तो आप इसे याद रखें। देखिए याद कैसे रखेंगे, तो यह है नर मीन्स पुरुष, और पुरुष जो है सो हमेशा टेस्ट करते हैं। स्त्री क्या करती है, मम्मी खाना बनाती है, और पापा क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो नर का बात करें मतलब पुरुष समझना, और पुरुष मीन्स पापा, और पापा क्या करते हैं, टेस्ट करती हैं, और मम्मी क्या करती हैं, बनाती हैं। अब देखिए मादा, मादा जनन हार्मोन के नाम बताए, तो एस्ट्रोजन, जहाँ दो चीज़ आते हैं वहाँ पे एक चीज़ आती है, दूसरा खुद ब खुद याद हो जाएगा। अब इसके कार्य देखिए, कार्य, हार्मोन का कार्य स्त्री एवं पुरुष में लैंगिक लक्षणों का विकास करना है, बस इतना ही लिखना है। तो अभ्यास के प्रश्न होते हैं समाप्त, और अभ्यास के साथ साथ पूरा क्वेश्चंस जो हैं बड़े बड़े क्वेश्चन वो भी समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं, एक और वीडियो आएगा पार्ट, अगला पार्ट, और उसमें हम आपको बताएंगे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, 1 नंबर वाले प्रश्न
उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा, 15 से 20 क्वेश्चन रहेंगे 1 नंबर के, और बहुत ही आसान क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपने पूरा वीडियो का लेक्चर देखा है, पूरा क्लास देखा है, तो आपको समझने में कोई त्रुटि नहीं होगी। और आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा ये चैप्टर। पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है। अगर चैप्टर के समाप्त होने के बाद भी आपको कोई त्रुटि रहता है, मन में सवाल चाहता है, तो बेझिझक हमें कह सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपका यह अधिकार है कि शिक्षा आपको पूर्ण रूप से मिले और पूरी जानकारी के हिसाब से मिले, पूरी जानकारी के लेवल पे मिले। आधा अधूरी जानकारी रखना मतलब वो अशिक्षा की निशानी है। आशा करते हैं समझ में आया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत एंड बाय बाय और थैंक यू।